मोटिलिटी क्यों कम हो गई? क्या कोई इसका इलाज है? मोटाइल चाहिए ही क्यों? क्या मोटिलिटी अगर पोर है तो बच्चा नहीं होगा? आई एम डॉक्टर इदनान एंड वी लव टू टेक केयर ऑफ पेशेंट्स हु आर फेसिंग इनफर्टिलिटी। इस वीडियो में मैं आपको आज इन मोटिलिटी के लिहाज से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे कि स्पर्म स्विम क्यों करते हैं और मोटिलिटी सीमन हेल्थ के लिए ज़रूरी क्यों है। थर्ड, मोटिलिटी को मेजर किस तरह किया जाता है। चौथा, बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को इफेक्ट करती हैं। पांचवा, बताएंगा कि आप अपनी स्पर्म की मोटिलिटी को कैसे ठीक कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट देयर वुड बी अ important tip for you. But all these things before, इन सारी चीज़ों को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ शायद वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या वो शेयर नहीं करेंगे। तो इस तरह आप अगर शेयर करेंगे तो ये बहुत सारे लोगों को ये वीडियो जो है वो मिलेगी ताकि ये उनको हेल्प आउट हो सके और वो अपनी लाइफ के ऊपर डिसीजन मेक कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डू स्पर्म स्विम? स्पर्म तैरता क्यों है? स्पर्म इसलिए तैरता है, इसकी एक खास बात आपको बताता हूँ कि तकरीबन कोई 1.5 करोड़ स्पर्म रिलीज होते हैं। वो सर्विक्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो जिस तरह वो आगे जाते हैं उनकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है। वो तकरीबन 10 लाख तक रह जाते हैं। फिर आगे वो बच्चेदानी की कैविटी के अंदर जाते हैं, कोई तकरीबन 50,000, लाख, 1.5 लाख रह जाते हैं। और जब वो एंड तक पहुंचते हैं तो वो कुछ हजारों में रह जाते हैं। फिर ये स्पर्म जो हैं, अगर इनमें मोटिलिटी ना हो तो ये आगे चल के आपकी ओवरीज तक पहुंचते हुए अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। अब स्पर्म जो है वो क्या चीज़ है? स्पर्म जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक मेल पार्टनर का, फादर का, वो बच्चे के अंदर जो हिस्सा होता है वो उसका अपना डीएनए, आधा डीएनए होता है। इसलिए उसके अंदर मोटिलिटी होना वो लाजमी है। इस चीज़ में थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ बता दें कि स्पर्म इंटरकोर्स से ही जाता है, लेकिन कभी कभी जो इंटरकोर्स से पहले, स्पर्म निकलने से पहले एक थोड़ा सा जो स्पर्म लिक्विड बाहर आता है जिसको हम प्रीकम भी कहते हैं, उसके अंदर भी स्पर्म मौजूद हो सकता है। तो ये ना सोचिए कि सिर्फ इंटरकोर्स से ही स्पर्म जो है वो एंटर हो सकता है, उससे प्रीकम से भी जा सकता है स्पर्म। अब अगली चीज ये है कि स्पर्म मोटिलिटी एंड ओवरऑल स्पर्म हेल्थ क्या चीज है। तो स्पर्म और स्पर्म हेल्थ की कुछ चीजें खास हैं। कुछ चीजें हैं जिसमें सीमन वॉल्यूम, यानी कि आप स्पर्म बना कितना रहे हैं, और नेक्स्ट है आपका टोटल स्पर्म काउंट, कि आपके टोटल वॉल्यूम जो आपने बनाया है उसके अंदर कितने स्पर्म है, जो कि 35 से 46 मिलियन के करीब होने चाहिए। स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, और वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस लिहाज से है। स्पर्म की वाइटैलिटी कितनी है, जिंदा कितने स्पर्म, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्पर्म की बनावट कैसी है, इसका टाइम टू लिक्विफेक्शन क्या है। जब आप स्पर्म रिलीज करते हैं उस वक्त वो गाढ़ा जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे ये टाइम पास करता जाता है वैसे वैसे ये इसकी गाढ़ापन कम होता जाता है। तो ये टाइम जो है ये तकरीबन 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर होता है। तो इतने ये दिनों में नहीं जाता, इतने में तो स्पर्म फिर जो है वो मर जाते हैं। अब ये भी एक चीज देखनी है कि स्पर्म एसिड है या एल्कलाइन है, क्योंकि स्पर्म जो है उसको एल्कलाइन होना चाहिए। और फिर आखिरी चीज जो इम्पोर्टेंट देखनी है कि स्पर्म जो है उसके अंदर पस सेल्स तो नहीं मौजूद। तो ये ओवरऑल पिक्चर जो है वो हमें देखनी पड़ती है स्पर्म मोटिलिटी को जज करने के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज को हम सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि हम चाहते हैं कि आपको ये चीज प्रॉपरली मालूम हो। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि परसेंटाइल कितनी है, जो है वो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब जिंदा होना। तो वो 20, 25, 30 जितने भी हैं वो जो स्पर्म है उनमें से कितने जिंदा हैं, इनको हम बोलते हैं
परसेंटेज मोटाइल कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट क्या है। अब जितना भी आपका स्पर्म है उसके अंदर जो टोटल जो मोटाइल है वो टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चीज आती है जिसको हम तमाम मोटाइल स्पर्म जो हैं वो काम के नहीं होते। जो प्रोग्रेसिव मोटाइल है, जो कि बहुत तेजी से भागता हुआ स्पर्म है, वो क्या है, उसको हम प्रोग्रेसिव मोटिलिटी या स्लो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी या प्रोग्रेसिव मोटाइल कहते हैं। तो हमने वो चीज़ भी नोट करनी होती है। इसके अलावा कहीं इमोटाइल भी आपको मेंशन होता है, नॉन मोटाइल, इमोबाइल भी मेंशन। इमोबाइल का मतलब ये थे जिंदा हैं पर वो मूव नहीं कर रहे। तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी एंड स्लो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी एंड नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी की रिपोर्ट्स के अंदर आपके सामने चीज़ आती है। हमें जो चाहिए वो चाहिए प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। अब वो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है वो किसी भी रूप में, मतलब कि अगर टोटल मोटिलिटी 40% है तो उसमें से प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है वो 32% के करीब करीब होनी चाहिए। तो व्हाट इफेक्ट्स द स्पर्म मोटिलिटी, दैट इज द क्वेश्चन। अब उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मोटिलिटी कम होती हैं, और जिन लोगों की मोटिलिटी कम होती है उनका स्पर्म का नंबर भी कम होता है। कई चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं, मोटिलिटी को इफेक्ट करती हैं। कई चीज़ें हैं जिसके अंदर जो इफेक्ट करती हैं, उनमें केमिकल हैं, कोई बीमारी है, कोई प्रोलॉन्ग बीमारी चल रही है, डायबिटीज़ है, बुखार होना है, टेस्टिस में सूजन होना, और कुछ कैंसर्स। ये एक्सपोजर टू हीट एंड कोल्ड की एक्सपोजर हो बहुत ज़्यादा, तभी इसलिए हम मना करते हैं कि लैपटॉप आप अपने लैब में रख के ना यूज़ करें। स्मोकिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं मोटिलिटी को। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मोटिलिटी को इफ़ेक्ट करती है, वो जो हम रिसेंट एजेस में देखते हैं, वो बीमारी है जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं। और वो वेरिकोसील जो है वो बहुत कॉमनली हम देखने में हमारे सामने आती है। जब हमारे पास वेरिकोसील आइडेंटिफाई होती है तो हमारे बोर्ड सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको बाकायदा ऑपरेट करते हैं, और वो वेरिकोसील जो है वो बहुत इम्प्रूव, मतलब कि उसकी इम्प्रूवमेंट, उसकी करेक्शन जो होती है मोटिलिटी को बहुत अच्छा इम्प्रूव करती है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जी हाउ टू इम्प्रूव मोटिलिटी, मोटिलिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले तो ये कि हमने अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ढूंढना है। अगर वो पस सेल प्रेजेंट हैं तो फिर हम इन्फेक्शन को ढूंढेंगे, इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर पेशेंट को आप एग्जामिन करते हैं, उसके अंदर वेरिकोसील है और मोटिलिटी कम है, तब भी आप इंटरवेंशन करेंगे। आप यू विल ब्रिंग ऑन यूरोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड एंड आप वेरिकोसील को ऑपरेट करने के बाद मोटिलिटी इम्प्रूव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हमारी स्टडीज़ हैं, जो रीसेंट स्टडीज़ हैं, वो ये शो करती हैं कि वेरिकोसील की करेक्शन जो है वो इम्पैक्ट करती है स्पर्म की मोटिलिटी के ऊपर। आप दूसरी अगली चीज़ जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को इम्प्रूव करने के अंदर स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन को रोकना, ये इसका बहुत अच्छा किरदार है। हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कि ये मेंशन करती हैं कि स्पर्म की करेक्शन जो है मोटिलिटी की, वो स्मोकिंग एंड अल्कोहल की सेसेशन, यानी कि उसके बंद करना या उसका इस्तेमाल कम करने की वजह से बहुत इम्प्रूव होती है। तो जो अगर आप बंद करते हैं टेम्पररी तौर पे, स्पर्म मोटिलिटी लो की तरफ डिप लेती है, लेकिन वो इम्प्रूव करने की तरफ वापस ज़रूर आती है। एक स्टडी के अंदर ये था कि अगर 16 हफ्ते तक, यानी कि 4 महीने तक एक्सरसाइज की जाए, तब भी जो है वो जो है मोटिलिटी जो है स्पर्म की वो इंक्रीज की जाती है। तो स्पर्म काउंट और मोटिलिटी दोनों में फ़र्क आता है।
न्यूट्रिशियस खाना जो है वो एडवाइस किया जाता है कि ताकि जो है वो खाना अच्छा और न्यूट्रिशनस यूज़ करें, और उसके अंदर आपकी मोटिलिटी तब भी बेहतर होगी। इस स्टडी में एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा कि जहाँ पे भी बीटा कैरोटीन और विटामिन सी का यूजेज जहाँ ज़्यादा हुआ गया, वहाँ पे स्पर्म जो है वो इम्प्रूव करें। ये बीटा कैरोटीन जो है वो आपको गाजरों में मिलता है, और जो विटामिन सी है वो आपको जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें मिलता है। आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो ये आप जो है वो सिट्रस फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये स्पर्म मोटिलिटी जो है, ये इसके अंदर इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आ सकती है इनके यूजेज से। स्पर्म का नंबर, मोटिलिटी और इसकी बनावट जो है, ये सब मिलके एक पिक्चर देती है कि कितने ऐसे स्पर्म्स हैं कि जो कि अंडे तक पहुंच सकते हैं। इनमें एक बोनस जो आपको आइडिया देना था, टिप, वो ये है कि जी 50% आदमी का रोल है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और 50% जो है वो औरत वाली साइड पे रोल। तो हमने ये जो है, अगर तो मोटिलिटी का इश्यू है तो आप अपने फिजिशियन के पास जाएं। ये मोटिलिटी इतना प्रॉब्लम नहीं है, और ये इम्प्रूव हो सकती है और बहुत इजीली इम्प्रूव हो सकती है। इसके अंदर एडवाइस ज़रूर है, गो टॉक टू योर फिजिशियन एंड फील कि क्या आपका राइट ट्रीटमेंट है आपके लिए, ताकि आप उसको फ़ौरन से फ़ौरन अपनाएं और अपनी सेहत और अपने जो ट्रीटमेंट है उसको इम्प्रूव करें। I hope this video has been very helpful for everyone involved, और इंशाल्लाह will come up with other videos as well. बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।